नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी। विकल्प ए लिखा है 10 फरवरी 1951 को, बी लिखा है 3 मार्च 1954 को, फिर लिखा है सी कि 8 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947 को। तो जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 10 फरवरी 1951 की। जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 10 फरवरी 1951 की। स्वतंत्र भारत की ये जो जनगणना है 2011 में हुई थी वो 7वीं जनगणना है। कौन सी? 7वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 74.05 था कि 79.03 था कि 62.45 था कि 55.23 था। तो ये जो कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो था 74.05, जो कि विकल्प नंबर ए में सही हो जाएगा। यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें अंतिम जनसंख्या का जो योग था, मतलब कुल मिला के जो जनसंख्या, कुल बाल जनसंख्या जो थी उसका जो 100% बाल जनसंख्या थी उसमें ग्रामीण बाल जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो था 74.05 था। ये बाल जनसंख्या थी, वो भी ग्रामीण की। शहरी इसमें हटा दिया जाएगा। कुल 100% थी जिसमें शहरी और ग्रामीण की थी, तो उसमें ग्रामीण कितनी थी? 74.05 जनसंख्या थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, कहा है भारत की पहली समकालीन जनगणना कब हुई थी। 2001 में हुई थी कि 1981 में हुई थी कि 1873 में हुई थी, 1972 में हुई थी। समकालीन जनगणना का मतलब होता है समान समय में। इसी को बोलते हैं नियमित जनगणना। क्या बोलते हैं? नियमित जनगणना। समकालीन मतलब समान समय में जो जनगणना होती थी प्रत्येक 10 साल में होने लगी थी। जनगणना प्रत्येक कितने साल में होती है? प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। हर एक जनगणना के बीच में समान गैप था, वो भी कितने का था? 10 साल का था। तो कब हुई थी? जो पहली जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय। जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। वो भारत की पहली समकालीन जनगणना पूछा जाए, चाहे नियमित जनगणना पूछी जाए, चाहे समान जनगणना पूछी जाए, उसका जो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। जनगणना हुई कब थी? तो 1981 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। सबसे पहली जनगणना हुई थी वो थी लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन जो पहली जनगणना नियमित की बात करेगा या समकालीन की बात करेगा तो वो लॉर्ड रिपन के समय ही मानी जाएगी, जो विकल्प नंबर सी में सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी। यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी। जो 5 वर्ष थी, क्या वो 34 थी कि वो 76 थी कि 55 थी कि 13 थी। तो ये जो 5 वर्ष की कम बच्चों की अनुमानित मृत्यु दर थी वो थी 55, जो कि विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। अभी तक जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, लेकिन प्रत्येक 10 साल के बाद होता है, तो 2021 में होना चाहिए था। 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी कोई जनगणना हुई नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है, तो जनगणना कितने साल के बाद होती है? प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन कहा है, जनसंख्या वृद्धि जिसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। क्या प्लूटो ने किया था, क्या अरस्तू ने किया था, कि माल्थस ने किया था, कि डार्विन ने किया था। तो ये जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का जो सिद्धांत है वो दिया था माल्थस ने, जो विकल्प नंबर सी में सही हो जाएगा। जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ के बारे में उन्होंने डिटेल में बात कही थी वो किसने किया था?
माल्थर ने दिया था और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसको जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जिसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, तो कहा गया है किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले पूर्ण 28 दिन के दौरान, कितने पूर्ण 28 दिन के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन कहा है जो कोई विशेष वर्ष होगा, मान लिया जाए कोई भी वर्ष होगा, 2001 हो, 2011 हो, 2024 हो, 2025, किसी एक वर्ष में प्रति 1000, जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उन पर जीवन के पहले जो बच्चे, मान लिया जाए बच्चे 1000 जन्म लिए, उसमें जन्म लेने के 28 दिन जब पूरे हो गए तो उसके दौरान जितने बच्चों की मृत्यु हो जाएगी उस मृत्यु के रूप में किसे क्या कहा जाता है? क्या उसे नवजात मृत्यु दर कहा जाता है, कि आयु विशिष्ट मृत्यु दर कहा जाता है, कि अपरिष्कृत मृत्यु दर कहा जाता है, कि शिशु मृत्यु दर कहा जाता है? तो जब 1000 बच्चे जन्म लेंगे, 1000 जीवित जन्मों पर जब 28 दिन पूरे हो जाएंगे, जब उनमें मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु की संख्या को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो परिभाषित किया जाता है नवजात शिशु की दर के रूप में। अब देखो, जब क्वेश्चन पूछा जाता है 1000 बच्चे पर जो मृत्यु दर बच्चों की होती है, उनके अनुपात को क्या बोलते हैं? उनके अनुपात को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। लेकिन इसमें जो मरने वाले बच्चों की संख्या पूछा है, जो दौरान 28 दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को कहा है, संख्या को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नवजात मृत्यु दर कहा जाता है, जो विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? देखो, अभी तक जो जनगणना 2021 में होने वाली थी वो अभी तक हुई नहीं है, तो जो भी जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि अगर वो भी अभी लेटेस्ट वाली जो होने वाली थी वो हुई नहीं, तो अभी जो डाटा पर्याप्त है वो है 2011 की जनगणना का था, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा बन गया है? क्या वो तमिलनाडु बन गया है, कि उत्तर प्रदेश बन गया है, कि पश्चिम बंगाल बन गया है, कि आंध्र प्रदेश बन गया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है जो वो उत्तर प्रदेश है, यानी सबसे अधिक आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से कहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? महिला लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? क्या उत्तर प्रदेश में महिला लिंगानुपात सबसे कम है, कि सिक्किम में कम है, कि पंजाब में कम है, कि हरियाणा में कम है? तो जो महिला लिंगानुपात है, महिला लिंगानुपात सबसे कम की बात कहा जाएगा तो कहाँ है? वो हरियाणा में है, जो विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। यानी महिला लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे अधिक आबादी वाला है, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन कहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार दिए गए जो 4 विकल्प हैं उन चारों विकल्प में से ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें 17 व्यक्ति थे प्रति 1 किलोमीटर वर्ग में? यानी 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति निवास करते थे। वो कितने थे? क्या वो नागालैंड था, क्या वो सिक्किम था, क्या वो असम था, क्या वो अरुणाचल प्रदेश था? तो जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय सिर्फ 17 व्यक्ति थे 1 किलोमीटर व्यक्ति में। कहाँ था? वो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति थी। यानी अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। ये अरुणाचल प्रदेश की उस समय की स्थिति थी। अगला प्रश्न कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाएगा? यानी कहा है जो साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साक्षर किसे कहते हैं, मतलब साक्षरता दर किस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, किस व्यक्ति को हम साक्षर मान सकते हैं, तो दिया गया है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ सकता है एवं लिख सकता है उसे हम साक्षर कहेंगे। या फिर दूसरे विकल्प में दिया गया है
कहा है 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा में पढ़े एवं लिख सकता है। 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं, क्या वो 22 भाषाओं में पढ़ या लिख सकता है? फिर अगला कहा है, विकल्प नंबर सी में कहा है कि एक व्यक्ति जो किसी भाषा में अपना नाम पता पढ़ सकता है उसे साक्षर कहेंगे। या फिर लिखा है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ एवं लिख सकता है और मूलभूत अंकगणितीय सवालों को हल कर सकता है, क्या उसे कहेंगे? तो किसे कहेंगे साक्षर व्यक्ति? साक्षर व्यक्ति उसे कहते हैं जो 7 वर्ष का हो या उससे अधिक हो। यानी व्यक्ति जो साक्षर वही कहलाएगा या तो 7 वर्ष का, 7 से नीचे वाले व्यक्ति साक्षर में नहीं आएंगे। 7 वर्ष हो या उससे अधिक हो, ये उम्र का बाउंडेशन होनी चाहिए, उम्र इतनी होनी चाहिए 7 या 7 से अधिक आयु का हो व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। कोई भी एक भाषा को अगर पढ़ सकता है और लिख सकता है, समझ सकता है, तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। विकल्प नंबर ए में सही हो जाएगा। समझ गए साक्षर किसे कहते हैं? साक्षर व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक होते हैं और वो किसी एक भाषा को समझते हैं, किसी भी एक भाषा को समझते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, साक्षर हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? क्या वो 78.04% थी? क्या वो 72.04% थी? क्या वो 76.04% थी? क्या 74.04% थी? जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार थी वो 74.04% थी, जो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? क्या वह 46.89% था? कि वो 59.23 था? कि 29.32% था? कि वो 65.46 था? तो जो महिला साक्षरता थी 2011 के अनुसार वो प्रतिशत में कितनी थी? 65.46% जो महिला साक्षरता थी। यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में साक्षरता 90 से अधिक थी? किस देश में, मतलब किस राज्य में? अच्छा, कौन सा राज्य है भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें साक्षरता 90+ थी, यानी 90% से अधिक थी? क्या वो राजस्थान में थी? क्या वो मिजोरम में थी? क्या गोवा में थी? क्या त्रिपुरा में थी? तो 90% से जो अधिक साक्षरता थी वो सिर्फ एक राज्य में थी जिसका नाम है मिजोरम। यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। मिजोरम राज्य में 2011 की जनगणना जब की गई थी तो उसमें साक्षरता पाया गया था कि 90% से अधिक लोग पढ़े लिखे, यानी ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो 90% हैं। किस राज्य में? तो मिजोरम की बात कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य एक ही है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। यानी विकल्प नंबर बी, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? यानी जनसांख्यिकी संक्रमण क्या है, उसे किसे कहते हैं? यानी जनसांख्यिकी संक्रमण क्या चीज़ है? कहा है कि ऐसा चरण जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाए। क्या कहा है? कहा है एक ऐसा चरण जिसमें देश की जनसंख्या शून्य हो जाए उसे जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। या दूसरा विकल्प दिया गया है, कहा है ऐसी प्रक्रिया जहां जन्म दर में गिरावट होती हो। फिर तीसरा विकल्प दिया गया है एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया आना। फिर कहा गया है एक ऐसी प्रक्रिया जहां मृत्यु दर में गिरावट होती हो। तो जो इस क्वेश्चन का जवाब है, यानी जनसांख्यिकी संक्रमण के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है एक समय में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया जब आ जाती है तो उसे बोलते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण बोलते हैं। यानी समाज की जनसंख्या में या तो बढ़ोतरी हो जाएगी या तो फिर कमी आ जाएगी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? क्या वो 282 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, कि वो 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, क्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, क्या 582 वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व था वो था 382 व्यक्ति था प्रति 1 किलोमीटर की रेंज में, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो हमने आपको बताया था अभी, जो नियमित जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद। और नियमित जनगणना कब की गई थी? सबसे पहले नियमित जनगणना जो की गई थी वो 1881 में हुई थी। अगर पूछा जाए किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन का नाम सामने आएगा, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। तो पहली बार जो 10वीं जनगणना, या तो कहेगा 10वीं जनगणना, या तो कहेगा 10वीं जनगणना, या तो कहा जाएगा नियमित जनगणना, या तो कहा जाएगा समकालीन जनगणना, जो कि कब हुई थी? 1981 में हुई थी। अगर नाम पूछा जाएगा किसके समय में, तो उस समय शासन चल रहा था लॉर्ड रिपन का, जो जिन्होंने पहले 10वीं जनगणना करवाई थी 1981 में। अगला प्रश्न कहा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? क्या वह 925 था, कि 930 था, कि 943 था, कि 960 था? तो जो भारत का लिंगानुपात था वो था 943 उस समय, जब 2011 की जनगणना हुई थी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? कहने का मतलब है जो शिशु मृत्यु दर है उसे किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन दूसरा दिखाते हैं। कहा पहला ऑप्शन कहा, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 6 माह से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहलाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। फिर अगला दिया है कि विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 2 वर्ष में कम आयु में 2 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। फिर अगला विकल्प दिया गया है, विकल्प नंबर डी, कहा गया है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 3 माह में से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो ये सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प है बी नंबर, कि उस विशेष वर्ष में 1000 जो जीवित बच्चे हैं, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम, कितने? 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। क्या? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी जब 1000 बच्चे पैदा होंगे, उस 1000 बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अगर 1 वर्ष से कम जिनकी एज हुई होगी, अगर वो एक्सपायर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो उनका जो अनुपात होता है 1000 जीवित बच्चों पर जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, जो विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा।